नमस्कार विद्यार्थियों। प्रथम वर्ष इतिहास में मैं डॉक्टर शिल्पा मेहता, सहायक आचार्य। आज आपके साथ जिस पॉइंट को डिस्कस करूंगी वो है मौर्य साम्राज्य। इसके अंतर्गत हम न सिर्फ मौर्य साम्राज्य के स्थापना के बारे में पढ़ेंगे, इसके विभिन्न राजाओं के बारे में, और साथ ही साथ अशोक का जो धम्म जो उसके द्वारा चलाया गया, जो बौद्ध धर्म के ऊपर आधारित था, उसके ऊपर भी जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम मौर्य साम्राज्य के बारे में जानते हैं। मौर्य साम्राज्य का की स्थापना जो है वो की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर यूनानी शासक सिकंदर महान का आक्रमण हुआ था, जिसके फलस्वरूप पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया। वहाँ के जो सीमांत राजा थे वो आपस में पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष और कलह के कारण बहुसंख्यक स्वतंत्र और अस्वतंत्र राज्यों तथा स्वतंत्र गणराज्यों का अंत हो गया और उस क्षेत्र में यूनानी शासन व्यवस्था लागू हो गई। परंतु 323 में सिकंदर की अचानक मृत्यु हो जाने से यूनानी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई और वहाँ पर अराजकतापूर्ण स्थिति पैदा हो गई, जिसका लाभ उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। जब हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। हमारे इतिहास में मौर्य साम्राज्य की स्थापना का क्या महत्व है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मौर्य वंश की स्थापना के पूर्व भारतीय इतिहास कालक्रम अत्यंत अस्पष्ट और विवादास्पद है, किंतु मौर्य वंश की स्थापना के समय से भारत का इतिहास पौराणिक गाथाओं के स्थान पर ऐतिहासिक व्रत का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि यूनानी ग्रंथों से सिकंदर के भारत आक्रमण की तिथि ज्ञात हो जाती है। सिकंदर की मृत्यु के कुछ समय बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य का अभ्युदय हुआ था। अतः हम इतिहास के व्रतों एवं घटनाक्रमों को संभावित ऐतिहासिक तिथियों के पृष्ठ पर आधारित कर सकते हैं। यद्यपि हमें अलग अलग तिथियां मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की, लेकिन फिर भी हमारे पास अब एक तथ्यात्मक डेट है जिससे हम ये बता सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। पहली बार मौर्यों ने विदेशी शासकों के साथ कूटनीतिक एवं राजनीतिक संबंध स्थापित किए थे। इससे हमारे को अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है, उसके कालक्रम की जानकारी भी मिलती है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना का महत्व भारतीय क्षेत्रों से विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने तथा भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करने में भी है। परंतु मौर्य साम्राज्य की स्थापना का सर्वाधिक महत्व इस बात में है कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत भारतीय साम्राज्य को हिंदुकुश पर्वत के रूप में उसकी प्राकृतिक सीमा प्राप्त हो गई। इस दृष्टि से चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जा सकता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई, लेकिन हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था। इस संबंध में विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों से हमारे को विभिन्न अलग अलग वृत्तांत प्राप्त होते हैं। लोगों ने इनको अलग अलग नामों से भी पुकारा है। स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन इसे सैंड्रोकोटस के नाम से पुकारते हैं, तो एपियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस लिखा है। फिलार्कस ने सैंड्रोकॉप्टस का उल्लेख किया है। ये सारे नाम जो है वो यूनानियों द्वारा, इतिहासकारों द्वारा अलग अलग टाइम पर उनको दिए गए थे। उस नाम की खोज का श्रेय सर विलियम जोन्स को है, जिन्होंने 1793 में विद्वानों के सामने अपने मत का प्रतिपादन किया था। भारतीय लेखकों ने भी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विभिन्न नामों का उपयोग किया है। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में चंद्रसिरी अर्थात चंद्रश्री और पीद अदर्शन अर्थात प्रिय दर्शन और रशल आदि शब्दों का प्रयोग हमें मिलता है। लेकिन उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में एक बहुत विवादास्पद प्रश्न भी हमारे को मिलता है कि वे किस जाति के थे। उस संदर्भ में दो मत प्रचलित हैं कि वे शूद्र अथवा निम्न जाति के थे या वह क्षत्रिय थे। ब्राह्मण साहित्य पहले मत का समर्थन करता है, जबकि अन्य साक्ष्य उस दूसरे मत का समर्थन करते हैं। तो ये भी एक बहुत ही विवादास्पद इतिहास में प्रश्न है कि वो किस जाति के थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण धर्म जो है वो उन्हें निम्न जाति का मानते हैं
जबकि जैन ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं, वो उन्हें या हम ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथ भी उस समय जो लिखे गए हैं वो उन्हें क्षत्रिय वंश का मानते हैं। जब हम चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करते हैं तो हम सबसे पहले हमको ये जानकारी रखनी जरूरत की आवश्यकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य सही अर्थों में भारत के प्रथम सार्वभौम सम्राट थे। वह एक युग पुरुष थे। उनकी बहुत प्रारंभिक जानकारी हमें इतनी नहीं मिलती, लेकिन मुद्रा राक्षस के टीकाकार ढूंढीराज ने उनके बारे में विस्तार से लिखा है। इसके अनुसार सर्वार्थ सिद्धि राजा की सुनंदा रानी से 9 पुत्र हुए जो नवनंद कहलाए। मुरा से एक पुत्र हुआ जो मौर्य कहलाया। इस मौर्य के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे अधिक प्रभावशाली चंद्रगुप्त था। नवनंदों ने मौर्य के 99 पुत्रों को किसी प्रकार से मरवा दिया, लेकिन चंद्रगुप्त बच गया। कालांतर में चंद्रगुप्त की चाणक्य नामक ब्राह्मण से मैत्री हो गई। चाणक्य नीतिशास्त्र एवं दंड नीति की सभी विद्याओं के ज्ञाता थे, परंतु वह महाक्रोधी भी थे। चाणक्य किसी बात पर नंदों से अनबन हो गई थी और उन्होंने नंदों के विनाश के लिए चंद्रगुप्त को अपना शिष्य के रूप में स्वीकार किया और ये प्रण लिया था कि वे नंद वंश को खत्म करके एक नए साम्राज्य की स्थापना करेंगे, और उसके लिए उनको चंद्रगुप्त बिल्कुल उपयुक्त लगा और इसीलिए उन्होंने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाया। हमारे को बौद्ध ग्रंथ जो है महावंश, उसकी टीका भी हमें मिलती है जो इस पे अलग ही प्रकाश डालती है। उसके विवरण के अनुसार चंद्रगुप्त की माँ मौर्य नगर के राजा की रानी थी और वहाँ पर जब आक्रमण हुआ तो राजा को मार डाला गया। रानी अपने भाई के पास पुष्पपुर चली गई और वहाँ पर उन्होंने अपने नवजात पुत्र को एक स्थान पर रख दिया जहाँ चंद नामक एक वृषभ ने उसकी रक्षा की थी। इस बच्चे का नाम चंद्रगुप्त पड़ा। ये बच्चे को एक गोपालक ले गया, उसने शिकारी को दिया और शिकारी के यहाँ जब बच्चा बड़ा हुआ और वो गांव में अपने अन्य बच्चों के साथ जब खेल रहा था, तब उस पर नज़र चाणक्य की पड़ी जो उधर से निकल रहे थे। उन्हें चंद्रगुप्त प्रतिभावान लगा और उन्होंने उसे शिक्षा प्रदान करने के लिए शिकारी से मांग लिया। इसके बाद नंदवंश का विनाश करके उन्होंने चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाया। तो ये कह सकते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनका प्रारंभिक जीवन के बारे में भी अलग अलग धारणाएं हमें मिलती है, लेकिन अंतत्वगत्वा ये बात बिल्कुल सही है कि चाणक्य को मगध का सम्राट बनाने में सबसे प्रमुख भूमिका जिसकी रही वो थे चाणक्य। चाणक्य जिसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, और इनके द्वारा जिस पुस्तक की रचना की गई थी वो था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नाम से आर्थिक पुरस्कारों से संबंधित लगती है, लेकिन ये मुख्य रूप से राजनीतिक संबंध के बारे में पूरी किताब है जिसमें पूरे मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में लिखा गया है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को साथ में लेकर मगध साम्राज्य को जीतने की जो कोशिश उनके द्वारा की गई उसमें वो पूरी तरह से सफल हुए और फिर उन्होंने इस मगध साम्राज्य पर चंद्रगुप्त मौर्य को बिठा दिया। अब हम इनके विजय अभियान के बारे में देखते हैं। नंदवंश को जीतने से पहले, अर्थात नंदवंश जो मगध के ऊपर राज करता था, उसको जीतने से पहले हमारे को ये देखना होगा कि इनके द्वारा चंद्रगुप्त और चाणक्य द्वारा अपने विजय अभियान की शुरुआत कहाँ की गई। आपको ये भी याद रखना है कि चाणक्य जो है वो तक्षशिला जो विश्वविद्यालय थे वहाँ के गुरु थे और वहाँ पर वो अपने साथ चंद्रगुप्त मौर्य को वहाँ ले गए थे और उन्होंने वहाँ पर पूरी शिक्षा दीक्षा उनको प्रदान की थी। जहाँ तक विजय अभियान की बात है तो अलग अलग इसमें भी तथ्य मिलते हैं। कोई कहता है पहले उन्होंने मगध जीता या पंजाब, इसके बारे में विद्वानों के अलग अलग मत है। डॉक्टर स्मिथ और डॉक्टर राय चौधरी की मान्यता है कि विजय अभियान की शुरुआत मगध से की गई। पहले मगध जीता गया और बाद में पंजाब, लेकिन दूसरे जो विद्वान हैं वो इस तर्क से सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार मगध पर जीत जो है वो पंजाब पर जीत के बाद में मिलती है। एक
छोटी सी कहानी भी हमको मिलती है जिसमें महावंश टीका में उसके बारे में लिखा गया है, जिसमें ये लिखा है कि चाणक्य ने एक सेना तैयार करके चंद्रगुप्त को दी, जिसकी सहायता से गांवों और नगरों पर आक्रमण किया गया। जनता उसके विरुद्ध उठ खड़ी हुई और ये सेना नष्ट कर दी गई। इस पर चाणक्य और चंद्रगुप्त वेश बदलकर जनता के विचारों तथा अपनी असफलताओं के कारणों का पता लगाने के लिए निकल पड़े। और यहाँ पर जब वो एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे तो उन्होंने पास में ही एक स्त्री की बातें सुनी जो अपने पुत्र को खाना खिला रही थी। और वहाँ पर उस पुत्र ने जब उसने रोटी खाई तो वो रोटी का बीच का जो पार्ट था उसने सबसे पहले उसको खाने की चेष्टा की। तब उसकी माता ने उसको झिड़कते हुए कहा कि कितने मूर्ख हो तुम, अगर तुमको खाना है तो हमेशा किनारे से खाना शुरू करना चाहिए, बीच से नहीं। तुम तो बिल्कुल चंद्रगुप्त और चाणक्य की तरह मूर्खता कर रहे हो। इस छोटी सी कहानी से चाणक्य को ये समझ में आ गया कि उनसे क्या गलती हो रही है कि उन्होंने सीधे मगध पर आक्रमण करने की सोची, जबकि उनको पहले आसपास के राज्यों को, गांवों को जीतना चाहिए। उसके बाद उनको बहुत ही सर्वशक्तिशाली मगध के ऊपर आक्रमण करना चाहिए। उन्होंने अपनी नई सेना का संगठन किया और इस बार पहले सीमा प्रांत को जीता, फिर उन्होंने मध्य भाग की और अंत में राजधानी पाटलिपुत्र को, जो मगध की राजधानी थी, उसको जीता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहले इनके द्वारा पंजाब से अभियान शुरू किया गया और बाद में इन्होंने मगध को जीता। इसके बाद पंजाब और सिंध की विजय इनके द्वारा की गई। उसके बाद इन्होंने अगला जो विजय अभियान था वो इनका मगध के साथ था और पंजाब और सिंध के बाद इन्होंने मगध को जीता। चंद्रगुप्त का आक्रमण का हमें इसका ज़्यादा ब्यौरा तो नहीं मिलता, लेकिन हमें ये पता लगता है कि नंदों के पास एक विशाल सेना थी। नंदों को सिंहासन से हटाने के लिए एक भयंकर युद्ध लड़ा गया होगा। मुद्रा राक्षस नाटक में षड्यंत्र और गुप्त मंत्रणाओं के बारे में जानकारी दी गई है, जिससे पता लगता है कि साम दाम दंड और भेद की कूटनीति से ही ये विजय हासिल हुई होगी, जिसमें चाणक्य का प्रमुख हाथ रहा होगा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट युद्ध जो चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ वो सेल्यूकस के साथ युद्ध के समय हुआ। सेल्यूकस जो सिकंदर का सेनापति था और सिकंदर ने अपने जाने से पूर्व ये अपना जीता हुआ जो उसका क्षेत्र था, जो हमारा पश्चिमोत्तर भारत है, वो वाला क्षेत्र वो सेल्यूकस को सौंप के चले गए थे और यहाँ पर सेल्यूकस ने यूनानी राज्य जो है वो स्थापित कर रखा था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस के साथ युद्ध लड़ा और सेल्यूकस के साथ युद्ध इसलिए लड़ा गया क्योंकि सेल्यूकस ने पंजाब वाले क्षेत्र की तरफ से आक्रमण कर दिया था। सेल्यूकस की आक्रमण की सूचना मिलते ही चंद्रगुप्त और चाणक्य सेना सहित शत्रु से टक्कर लेने चल पड़े। दोनों पक्षों के बीच में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। इसका ज़्यादा विवरण तो हमें नहीं मिलता, लेकिन ये जानकारी मिलती है कि युद्ध में सेल्यूकस निकेटर पराजित हुआ और उसने चंद्रगुप्त मौर्य से संधि कर ली, जिसके अनुसार उससे एरिया, अराकोसिया, पारोपानिसडाय और गैड्रोशिया ये सारे प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को देने पड़े। आज की वर्तमान स्थिति में इन क्षेत्रों का नाम है हिरात, कांधार, काबुल, मकराना, बलूचिस्तान। ये सारे क्षेत्र अफगानिस्तान और उसके आसपास लगे हुए क्षेत्र हैं। तो ये सारे क्षेत्र उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। चंद्रगुप्त ने इसके बदले में सेल्यूकस को 500 हाथी प्रदान किए और साथ ही साथ हमें ये जानकारी मिलती है कि संधि को सुदृढ़ एवं स्थायी बनाने के लिए सेल्यूकस ने अपनी कन्या हेलन का विवाह भी चंद्रगुप्त से कर दिया था। इस प्रकार सेल्यूकस जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का अभिन्न मित्र और निकट संबंधी बन गया था। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सेल्यूकस ने ही अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, जिसके द्वारा इंडिका नामक किताब लिखी गई थी। इसके बाद चंद्रगुप्त ने सकल जम्बू द्वीप जिसको हम कहते हैं उसका वो शासक बन गया और उसने एक बहुत बड़े क्षेत्र को जीत लिया था, जिसमें पश्चिमी भारत, दक्षिण भारत, कश्मीर, गुजरात, काठियावाड़ ये सारे क्षेत्र भी आते हैं। लेकिन ये तथ्य भी हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कलिंग विजय नहीं की गई थी। तो
जैसे हम जानते हैं कि कलिंग विजय जो है बाद में अशोक ने किया था, और उसका कलिंग का युद्ध जो है वो उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ देने वाला युद्ध बन गया था। तो ये जो विजय है वो बाद में अशोक द्वारा की गई, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने इन सारे क्षेत्रों को जीत कर एक बहुत बड़ा और शक्तिवान मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। अगले उस वीडियो में हम लोग अशोक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद।